चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है, थम्स अप करके मुझे बता दें एक बार। ओके, थैंक यू रोबोट जी। तो अब हम हठ योग को देखते हैं। सबसे पहले तो हठ योग क्या होता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है, हठ योग आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि हठ योग मतलब जो चीजें थोड़ा सा बल पूर्वक हठ पूर्वक की जाती हैं वो हठ योग के अंतर्गत आती हैं। और इसमें मेन जो होते हैं वो आसन और शुद्धि क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हठ योग है, तो ये हठ योग क्या है, एक बॉडी प्यूरिफिकेशन मतलब एक एनर्जी प्यूरिफिकेशन और बॉडी प्यूरिफिकेशन मतलब शरीर की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से पूरी क्लीनिंग करना हठ योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमेशा प्रेफर किया जाता है कि सबसे पहले शरीर अंदर बाहर से पूरा क्लीन हो और उसके बाद फिर हम आसन प्राणायाम और बाकी चीजों पर आए। तो जो हठ योग के कंटेंट है वो कोई भी हठ योग है, अभी हम कॉमन हठ योग ले रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी बुक पे नहीं जा रहे हैं। तो ये जो हठ योग के कॉमन कंटेंट है उसमें क्या क्या रहेगा, लगभग हर बुक में षटकर्म रहेंगे, मतलब क्लीनिंग टेक्निक्स रहेगी जो बॉडी को अंदर बाहर से क्लीन करें। अब यहाँ पर जैसे ये 6 क्लीनिंग दी है, तो ये किसी बुक में वेरिएबल भी हो सकती है कि 7 हो जाए या 5 हो जाए, लेकिन क्लीनिंग टेक्निक्स सभी बुक में रहेंगी। फिर आसन रहेंगे, आसन भी अलग अलग हो सकते हैं कि किसी बुक में 15 आसन हो तो किसी में कुछ डिफरेंट आसन हो। प्राणायाम रहेगा, प्राणों को और ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए। मुद्रा रहेंगी, बंध रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ये लगभग सभी हठ योग की जो भी बुक्स हैं उनमें कॉमन ये सारी पाई जाएंगी। अब हठ योग का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो तंत्र योग से हुआ है और लगभग 6 सेंचुरी में से 15 सेंचुरी के बीच में ये बहुत अधिक डेवलप हुआ है। इसके जो इसको जिसने फाउंडेड जो इसके हैं वो संत मत्स्येंद्र नाथ हैं। फिर मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन से हुए, गोरखनाथ। और इन्होंने एक हठ योगियों की बहुत लंबी श्रृंखला शुरू की जिसका वर्णन जब हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति या शिव संहिता पढ़ेंगे उनमें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो हठ योग, इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसके ग्रंथ बहुत सारे हैं। हिरण्य संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, हठ रत्नावली है, शिव संहिता है, विशिष्ट संहिता है, गौरक्ष संहिता है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। इसके अलावा योग तारावली, गौरक्ष सत्कर्म, हिरण्य संहिता, ये सारे इसके ग्रंथ हैं प्रमुख, जिसमें से हमको कौन कौन से 5 ग्रंथ प्रमुख पढ़ना है। एक तो हठ योग प्रदीपिका, दूसरा हिरण्य संहिता जो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको पढ़ना है हठ रत्नावली, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये 5 ग्रंथ हमें इस साल पढ़ने हैं। अब हठ योग का मतलब क्या होता है, कि जो हठ योग का मतलब होता है कि किसी चीज को फोर्सफुली करना, थोड़ा सा उसमें अपने एफर्ट डालना, हट करना, बल का प्रयोग करना और फिर उनको उन प्रोसेस को करना। तो इसके जो योगी होते हैं वो हठ योगी कहलाते हैं और उनको नाथ संप्रदाय भी कहा जाता है। तो जो हठ योग को जो फॉलो करते हैं, संत मत्स्येंद्र नाथ ने जो एक पूरी परंपरा चालू की थी, तो वो सभी योगी क्या नाथ परंपरा कहलाते हैं, योगी या नाथ परंपरा। अब जो हठ योग का साइंस क्या है, तो इसका साइंस सिंपल ये है कि इसमें बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करना, क्योंकि जब तक आपके बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस वे में रहेंगे तब तक आप निरोगी रहेंगे। जैसे ही इनका बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 शब्द से मिलके बना है हठ योग, जो है ह और ठ। तो ह और ठ का अपना एक महत्व है। तो इसमें ह जो है वो पिंगला नाड़ी है या सूर्य प्रिंसिपल वाली है। ठ जो है वो चंद्र नाड़ी है या ईड़ा नाड़ी हम कह सकते हैं उसको, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। और जो हठ है ये
ईड़ा और पिंगला मतलब ह और ठ को बैलेंस करता है। अब यहाँ पे इससे कैसे बैलेंस होता है, देखिए ठ इसमें जो है वो ईड़ा है, ईड़ा मतलब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और जो ह है वो पिंगुला है, पिंगुला मतलब राइट नॉस्ट्रिल। तो एक नॉस्ट्रिल आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है या बैलेंस करता है, वहीं दूसरा जो नॉस्ट्रिल है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तो यदि यहाँ हट का मतलब ये है कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल बैलेंस होना, दोनों नॉस्ट्रिल बैलेंस होना का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों का बैलेंस होना। अब इन दोनों का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज भागे तो क्या होगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या करेगा कि हार्ट बीट बढ़ा देगा। तो उसको जब आप रुक गए या एक लिमिट के बाद ना बढ़ने देना, ये दूसरे सिस्टम का काम रहेगा। तो जब तक ये दोनों सिस्टम बैलेंस रहते हैं तब तक क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं बॉडी में वो भी बैलेंस होते हैं, ठीक है, और उनका बैलेंस रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारक है। और योग में ऐसा कहा जाता है कि जब ह और ठ मतलब ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं तो उस समय जो ह्यूमंस की स्पाइन में एक तीसरी नाड़ी पाई जाती है सुषुम्ना, जो कि उसके आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, वो एक्टिवेट होती है। तो हठ योग में सुषुम्ना नाड़ी को भी एक्टिवेट किया जाता है। तो इस तरह यदि हम देखें कि ह किस किस को ह किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, पिंगुला नाड़ी या सूर्य नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल, और ये पूरी फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करेगा। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, बॉडी को। वहीं जो थ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईड़ा को या लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर ये पूरी मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसका रिप्रेजेंट क्या है, माइंड। तो जब ये दोनों जो नाड़ी हैं वो बैलेंस होंगी तो बॉडी और माइंड, शरीर और मन दोनों में बैलेंस होगा और दोनों में बैलेंस होने के कारण व्यक्ति हेल्दी होगा। अब दूसरा इसका काम क्या है हठ योग का, कि ये जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं उनको बाहर की तरफ बहने से या बाहर की तरफ जो जा रही हैं उनको रोककर इंटरनल साइड में उनको मोड़ देना, या इसको हम साधारण भाषा में बोले कि जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन हैं वो लगातार बाह्य जगत से जुड़े रहते हैं, उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिटैच करके इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देना। और यहाँ पर कुंडलिनी का भी जिक्र आता है, क्योंकि जैसे भी हमने बताया कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होगी तो सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, और सुषुम्ना ही वो नाड़ी है जहां से कुंडलिनी जागृत होती है, और इस कुंडलिनी की शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है, और इसका वर्णन हठ योग प्रदीपिका में मिलता है। अब यहाँ पर जैसे हठ योग में बहुत सारे हठ योग के साथ साथ योग के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, राजयोग। तो हठ योग के साथ जो योग चलता है वो राजयोग या अष्टांग योग है। ऐसा माना गया है कि हठ योग के बिना राजयोग अधूरा है और राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है। तो इन दोनों को एक साथ ही लेते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब जैसे हठ योग के बारे में, हठ मतलब बल पूर्वक किसी चीज को करना, बहुत अधिक प्रचंडता के साथ करना, और इसको पहले बहुत गलत वे में लिया जाता था। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आसन करना, तो उसमें शरीर पर थोड़ी सी क्रियाएं ऐसे करना, हठ पूर्वक करना, जैसे सपोज खेचरी मुद्रा है, तो हठ योगी क्या करते हैं खेचरी मुद्रा में कि अपने टंग के टिप को थोड़ा थोड़ा सा, एक पत्ता होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उससे कुछ कट करते जाते हैं।
जब हम टंग को ऊपर मोड़ते हैं तो टंग के नीचे एक पॉइंट होता है लिगामेंट, जो नीचे वाले पैलेट से जोड़ता है। अपर करके टंग को यू टर्न करके देखिए, और वो जो नीचे वाला लिगामेंट मसल्स होती है वो क्या करती है कि टंग को बहुत अधिक यू टर्न होने से रोक देती है। तो उस मसल्स को वो कट कर देते हैं, जिससे कि, क्योंकि खेचरी मुद्रा क्या है कि हमारा जो टंग का टिप है वो पूरा नॉस्ट्रिल तक जाना चाहिए, तभी वो जो विसर्ग बिंदु से जो अमृत का प्रवाह हो रहा है उसे वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ऐसी कुछ क्रियाएं वो हठ पूर्वक भी करते हैं, और साथ ही इसमें शरीर की अंदर और बाहर की पूरी शोधन क्रियाएं, नैति, दौती, कुंजल, वस्ती, नौली और त्राटक, कपालभाति, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अब यहाँ पे ह से पिंगला दाई नासिका और ठ से बाई नासिका। तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो जो हमारी ईड़ा होती है वो नेगेटिव पावर के लिए होती है, और जो पिंगुला होती है राइट नॉस्ट्रिल पॉजिटिव पावर के लिए और लेफ्ट नेगेटिव। तो ये जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है इनको भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्र की समान अवस्था हो जाना, मतलब जो हमारी राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उनमें एक बैलेंस आ जाना, समता आना ही हठ योग का उद्देश्य होता है। अब जैसे योग में बताया है कि हम ह्यूमन बॉडी में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। तो जो पिंगुला है वो राइट नॉस्ट्रिल है, ईड़ा है वो लेफ्ट है, और इन दोनों के बीच में तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। आप लोग ने जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ईड़ा पिंगला ऐसे स्पाइरल शेप में जाती है ना, लेकिन सुषुम्ना बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। और यहाँ पर हठ योग में हठ पूर्वक ये जो प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर ब्रह्मरंध्र तक ले जाके व्यक्ति को समाधि की अवस्था में लाया जाता है। तो जो हठ योग प्रतिपिका है इसमें हठ योग के 4 अंग हैं। अब इसको आप कुछ स्पेसिफिक मैनेज करके लिखें, क्योंकि ये जो अंग हैं ये डिफरेंट रहेंगे सभी बुक्स में, है ना। कुछ में ज्यादा रहेंगे, कुछ में कम रहेंगे, या तो इसको अलग कलर के पेन से लिख लें या अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ पर जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें 4 अंग है। कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नाद अनुसंधान। हिरण्य संहिता में 7 अंग है। षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तत्वोपनिषद में 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो तत्वोपनिषद तो आपके कोर्स में नहीं है, ये 2 का आप लिख लें, हठ योग का और हिरण्य संहिता का। तो हठ योग प्रदीपिका में कितने अंग हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नाद अनुसंधान। वहीं पर हिरण्य संहिता में 7 हो गए हैं, षटकर्म, आसन, मुद्राबंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तो ये 2 ग्रंथ का यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है। अब हठ योग का इतिहास क्या रहा है? तो ये बहुत सारे स्कूल्स में डिवाइड है, और ऐसा माना जाता है कि हठ योग जो है वो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन इससे ऐसा माना जाता है कि हठ योगी जो कहलाते हैं वो भगवान शिव को कहा जाता है। तो अगर उसमें देखें तो ये सृष्टि के प्रारंभ से ही है, लेकिन कुछ लोग इसे 5,000 साल पुरानी मानते हैं, कुछ 10,000, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर बहुत अधिक इतिहास नहीं मिलता है। तो इसको जो डिवाइड किया गया है इसके इतिहास को, एक पूर्व शास्त्रीय योग, मतलब जहाँ पर वेद थे, उपनिषद थे, लेकिन यहाँ पर राइटिंग में कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं? पूर्व शास्त्रीय योग, जहाँ पर सारी चीजें एक गुरु द्वारा बोली जाती थी और शिष्य द्वारा उसको याद कर लिया जाता था। फिर आता है शास्त्रीय योग। तो शास्त्रीय उस समय है जहां पर इनको सबको स्क्रिप्टेड किया गया, लिपिबद्ध किया गया, शास्त्र बने गए, जैसे पतंजलि योग सूत्र, तो वो आता है शास्त्रीय योग। फिर आता है उत्तर शास्त्रीय योग।
तो उत्तर शास्त्रीय योग वो है जब तंत्र योग अस्तित्व में आया और जो हमारी फिजिकल बॉडी है उस पे अधिक जोर दिया बजाय कि अंदर की तरफ। तो उस समय जो शारीरिक मुद्राएं हैं उन पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन बहुत सारे उसके भी रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। लेकिन जब कुछ जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में जब हम देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे विशेष मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि शारीरिक मुद्राएं उस समय प्रचलित थी। अब हम आते हैं हठ योग प्रतिपिका। ठीक है, तो हठ योग प्रतिपिका जो है वो किसने लिखी है? स्वात्माराम योगींद्र द्वारा लिखी हुई है। इसका विषय क्या है? हठ योग। ये हम आपको बहुत एक पूरा समराइज करके बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके कितने अंग हैं? 4 अंग। फर्स्ट में आसन विधि दी है जिसमें 67 श्लोक हैं। सेकंड इसका जो चैप्टर है उसमें प्राणायाम विधि है और उसमें 78 श्लोक है। थर्ड मुद्रा विधान है, इसी मुद्रा में मुद्रा बंध दोनों चीजें हैं, ये 126 श्लोक है। और जो लास्ट है वो समाधि लक्षण है जिसमें 114 श्लोक है। तो इस तरह ये 4 पार्ट में 4 चैप्टर्स में ये डिवाइड। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आसन विधि, तो आसन विधि में क्या क्या दिया गया है? मठ का निर्माण। मठ का निर्माण मतलब वो जो हठ योगी है उसके रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, किस तरह की उसको कुटिया बनानी चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए इसके रहने की, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। फिर उसकी योग साधना में कौन से तत्व ऐसे हैं जो साधक में सहयोग करते हैं और उनकी साधना को फलीभूत करते हैं। वहीं कुछ तत्व ऐसे हैं जो साधना में बाधक सिद्ध होते हैं, उनका वर्णन किया है। यहाँ पर आसन में 15 आसनों का वर्णन किया है और फिर उसके बाद यहाँ पर पथ्य अपथ्य का वर्णन किया है कि जो हठ योगी है उसका खाना कैसा होना चाहिए, किस तरह का खाना उसे खाना चाहिए, किस तरह का खाना उसे नहीं खाना चाहिए। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम में प्राणायाम की विधि दी है और यहाँ पर प्राणायाम को अष्ट कुंभक कहा गया है। प्राणायाम के चैप्टर में ही पहले षट कर्म दिए हैं। तो यहाँ पर 6 षट कर्म दिए हैं, नैति, धौति, वस्ति, त्राटक, नौली और कपालभाति। तो ये षट कर्म है और इसी चैप्टर में जो प्राणायाम दिए हैं 8 प्राणायाम दिए हैं जिनको अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है। और वो कौन कौन से हैं? सूर्य भेदन, ऊंचाई, सीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 जो है अष्ट कुंभक के नाम से प्राणायाम जाने जाते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है वो है मुद्रा विधान। मुद्रा विधान में क्या है? 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है और ये जो 10 मुद्राएं हैं इनमें कौन कौन सी हैं? महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उड्यान, मूल, जालंधर, विपरीत करणी, वज्रौली और शक्ति चालिनी। ये 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। चौथा जो है वो समाधि लक्षण है। समाधि लक्षण में क्या है? सबसे पहले तो समाधि के लक्षण दिए गए हैं, फिर चित्तालय मतलब शरीर और मन को एक करने की जो विधियां होती हैं वो दी गई हैं। शांभवी मुद्रा दी है, खेचरी मुद्रा दी है और इसका 5वां पॉइंट है नादानुसंधान। नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं दी हैं, प्रारंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था तथा निष्पत्ति अवस्था। तो इस तरह से ये जो हठ योग प्रतिपिका है ये पूरी तरह से डिजाइन है। अब हम आते हैं घेरण्य संहिता पर। घेरण्य संहिता लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? महर्षि घेरण्य। और इसका भी विषय क्या है? हठ योग इसका विषय है। अब ये जो घेरण्य संहिता है इसमें 7 चैप्टर दिए हैं। षटकर्म जिसमें 59 श्लोक हैं, फिर योगासन जिसमें आसन दिए हैं उसमें 45 श्लोक हैं,
तीसरा मुद्रा और बंध, जिसमें लगभग 70 श्लोक हैं। चौथा चैप्टर है प्रत्याहार, जिसमें 7 श्लोक हैं। ये सबसे छोटा चैप्टर है। पांचवा है प्राणायाम प्रकरण, जिसमें 91 श्लोक हैं। 6 है ध्यान प्रकरण, जिसमें 22 श्लोक हैं, और समाधि प्रकरण, जिसमें 23 श्लोक हैं। तो इस तरह से ये पूरी घेरण्य संहिता जो है वो 7 अध्यायों में डिजाइन है। अब इसके हम पहले अध्याय में आते हैं षट कर्म के। षट कर्म में इसमें जो 6 क्लीनिंग प्रोसेस होती हैं वो दी हैं। धोती, धोती को हमने फिर से डिवाइड किया है अंतः धोती में, दंत धोती में और हृदय धोती में। 3 प्रकार में डिवाइड किया है। अब जो अंतः धोती है वो फिर से 4 प्रकार से डिवाइड है। वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। जो दंत धोती है वो दंत मूल, जिह्वा, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। और जो तीसरी हृदय धोती है वो दंड धोती, वमन, वस्त्र धोती और मूंछ धोती। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है धोती का। सेकंड है वस्ती, 2 प्रकार की है, जल वस्ती और स्थल वस्ती। तीसरा है नैति क्रिया, ये भी 2 तरह की है, जल नेति और सूत्र नेति। लौलिकी, जिसे नौली भी कहते हैं, ये 3 पार्ट में है, मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। त्राटक 2 हैं, अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक। और जो कपाल भाती है वो 3 भाग में डिवाइड है, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। तो ये पूरा जो पहले चैप्टर में षट कर्म दिए हैं उनका डिटेल है। अब दूसरे में योगासन है, तो इसमें लगभग 32 योगासन दिए गए हैं, जिनमें ध्यानात्मक आसन है, उसके अलावा सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृत्तिकासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गौरक्षासन, पश्चिम उत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मांडुकासन, उत्तान कूर्मासन, वृक्षासन, गरुणासन, सैलाबासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। 32 वाला सारा शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग बुक से देख लीजिएगा ये, क्योंकि लास्ट ईयर आपने किया हुआ है। फिर थर्ड चैप्टर पे जब हम आते हैं तो वहां पर मुद्रा और बंध है। इसके में 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो बंध है, तो 4 बंध बताए हैं यहाँ पर, मूल बंध, जलंधर बंध, उड्यान बंध और महाबंध। धारणा जो है दूसरा पॉइंट है, और 5 तरह की जो पंच तत्व होते हैं उन्हीं पंच तत्वों से रिलेटेड 5 धारणा बताई। पृथ्वी तत्व से रिलेटेड पार्थिवी, फिर उसके बाद में जल से रिलेटेड आम्भासी, अग्नि से रिलेटेड अग्नि, वायु से रिलेटेड वायवी और आकाश से रिलेटेड आकाश। मुद्रा इसमें है, तो एक तो बंधों को मूल मुद्रा में रखा गया है, और उसके अलावा 16 मुद्राएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी, महावेद मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा, शक्ति चालनी, ताड़ागी, मांडुकी, शांभवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी, भुजंगिनी। ठीक है। मातंगिनी किस जानवर का नाम होता है बताइए, मालूम है किसी को? हाथी, हाथी को मातंग कहते हैं, और काकी मतलब कौआ, काक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो 4th अध्याय है वो क्या है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में 2 ही पॉइंट है, षट शत्रु वर्णन और आत्म लयत्व। मतलब प्रत्याहार में चूंकि व्यक्ति का, साधक का अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है इसको, तो एक तो दिया है कि ये जो इंद्रियों पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से शत्रु हैं, 6 शत्रु हैं। और फिर जब वो 6 शत्रुओं पे विजय पा जाती है तो ये आत्मा के साथ कैसे लय की जाती है। इसके बाद आता है पांचवा अध्याय, यहाँ प्राणायाम का है। अब यहाँ प्राणायाम को थोड़ा सा डिटेल में लिया गया है,
उसको 6 पॉइंट में बांटा गया है। पहले का स्थान निर्णय, मतलब प्राणायाम किस जगह पर बैठकर करना चाहिए, वो जगह कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन है। फिर काल निर्णय, किस समय करना चाहिए, वो समय कौन सा सबसे अच्छा होता है। मिताहार, मतलब जो प्राणायाम कर रहा है उस व्यक्ति को मिताहार लेना चाहिए, मिताहार क्या होता है उसका वर्णन। फिर निषिद्ध आहार, मतलब कौन कौन से ऐसे आहार हैं जो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उस साधक को वो आहार नहीं लेने चाहिए। फिर नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम के पहले नाड़ियों को किस तरह से शुद्ध किया जाए उसका वर्णन है। और उसके बाद यहाँ 10 प्राणायाम का वर्णन है, जबकि हठयोग प्रदीपिका में कितने का था, 8 का। ठीक है, तो ये जो 10 प्राणायाम हैं ये कौन कौन से हैं। सहित प्राणायाम, सगर्भ, निगर्भ, सूर्यभेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। तो ये 10 प्राणायाम का यहाँ पर वर्णन मिलता है। नेक्स्ट इसका जो चैप्टर आता है वो आता है ध्यान, कि जब इंद्रियों को बाहर से रोक के अंदर की तरफ टर्न कर लिया तो ध्यान किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पर 3 तरह के ध्यान बताए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, स्थूल ध्यान का मतलब होता है बाहर किसी भी चीज को लेके, जैसे भगवान की मूर्ति है, पिक्चर है। ज्योति ध्यान का मतलब होता है कि किसी पुंज को लेके, जैसे दीपक की लौ को लेके, या किसी भगवान के चारों ओर एक लाइट है उसको लेके। और सूक्ष्म ध्यान का मतलब होता है कि उनके ही आंख बंद करके सूक्ष्म ध्यान का ध्यान करना इसमें आंख खोलने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर अंतिम है समाधि प्रकरण। समाधि प्रकरण में 2 चीजें हैं, एक तो समाधि और दूसरी समाधि योग महत्व। तो जो समाधि है तो इसमें 6 तरह की समाधि बताई है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मन मूर्छा समाधि। और फिर इन सारी समाधियों का महत्व बताया है। तो इस तरह से ये जो 2 ग्रंथ हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो ग्रंथ है ये तो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, है ना। तो ये सिर्फ आपको एक पॉइंट्स ऐसे चाहिए थे कि जो आप कंपैरिजन करके पढ़ सको। तो ये 2 ग्रंथ के आपको पॉइंट्स पूरे मिल गए, है ना। अब जो हम 3 ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनको भी इसी तरह से पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इसका कोई ऐसा चार्ट टाइप का भी बना सकते हैं कि वो किसने लिखा, किस काल में लिखा, उसमें कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर में क्या क्या चीजें, जैसे प्राणायाम है कि किसी में 8 है, किसी में 10 है, या शुद्धि क्रिया है। तो आप उनको ऐसे टेबल बना के भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक टेबल सामने आप देखोगे तो आपकी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद का हम कल लेते हैं। कल क्लास रहेगी 4 और 5 को आपका हॉलीडे रहेगा। ठीक है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि किसी एक को और कंटिन्यू कर लेंगे, या तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति या शिव संहिता या हठ रत्नावली। तो इस तरह से ये 3 दिन में ये 3 ग्रंथ हम क्लियर कर लेंगे तो आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्वाति जी बोलिए। जय श्री जय साई। श्री मैम ये अभी आपने प्राणायाम वाला जो बताया ना, उसके अंदर एक बताया आपने सहित और गर्भ। ये क्या चीज होती है या मेरे ये इसका नाम है? प्राणायाम के ही टाइप है, जैसे अपन अनुलोम विलोम या कुछ दूसरे नाम होते हैं ना, ये प्राणायाम के ही टाइप है। आप कोई भी गिरणी संहिता उठा के पढ़ेंगे तो ये जो 3 है, सहित, सगर्भ, निर्गर्भ, ये आपको उसमें डिटेल मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ढूंढिए, यदि नहीं मिलेंगे तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है मैम, एक बार मैं सर्च करूंगी। हाँ, गिरणी संहिता में एक बार सर्च करिए। तो ये मैम ये नाम थोड़े नए पड़े ना, तो इसीलिए मे बी अनुलोम विलोम तो पता है, तो ये इसीलिए शायद। थोड़ा सा सर्च करिए, ठीक है है। ना। नहीं मिलेंगे तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? लकी आपके सारे पढ़े हुए थे, तो इसमें क्वेश्चन होने का मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा। मैम याद नहीं है, कुछ सब भूल गए। भूल गए ना? तो अभी फिर से रिवाइज होंगे ना ये। मैम जैसे याद पढ़ा तो लगा कि सारा पढ़ा हुआ है सारा। हाँ, मतलब आपको सिर्फ रिवाइज ही करना पड़ेगा, बहुत अधिक टाइम देना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज पहले से पढ़ी होती है ना तो वो जल्दी रिकॉल हो जाती है। तो जब अपन कुछ एकदम नया पढ़ते हैं, तो अभी जैसे आप बाकी के 3 ग्रंथ भी पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी, वो शब्द आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जब हमारे पास पूरे शब्द ही नए आ जाते हैं, तब थोड़ी मुश्किल होती है कि हमको तो पहले यही समझना पड़ता है कि वो जो शब्द है उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग इनको रिवाइज कर लें एक बार, और सिलेबस आप सभी के पास है तो उसमें एक बार आप देख लें। और एक चीज का आप बहुत ध्यान रखें